नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब समीक्षा बैठक करने जा रही है। करारी हार कांग्रेस पार्टी को निकाय चुनाव में हासिल हुई है और जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता समीक्षा बैठक करेंगे। निकाय चुनाव में कम सीट आने पर बैठक की जाएगी। कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में होंगे शामिल। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कमेटी करेगी बैठक। बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में यह मीटिंग होगी और निकाय चुनाव में जो करारी हार कांग्रेस पार्टी को मिली है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा होती नजर आएगी। आपको बता दें, जहां निगम के चुनावों में उसे 0 सीट मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत और नगर पालिका में कुछ सीट जरूर कांग्रेस पार्टी निकालने में सफल रही, लेकिन जिसकी संख्या काफी ज्यादा कम है। और करारी हार पर अब कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में मंथन करती नजर आएगी। और आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है इसमें कई बड़े नेता शामिल होते नजर आएंगे और कांग्रेस प्रदेश कमेटी के साथ ये समीक्षा बैठक की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में होगी यह समीक्षा बैठक। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी को भारी हार मिली है निकाय चुनाव में। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत हुई है, उसके बाद कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश जरूर बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से निकाय चुनाव में करारी हार मिली उसको देखते हुए पार्टी की ओर से समीक्षा बैठक की जाएगी। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी कदम उठाती नजर आ रही है। और इस समीक्षा बैठक में क्या कुछ होता है, क्या बदलाव कांग्रेस पार्टी के भीतर किए जाते हैं, उन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी। हालांकि बड़ा सवाल लगातार यह उठाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन नहीं है। विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर जिस तरह से अब निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे आखिरी में दर्ज हुई है, उसे देखते हुए अब क्या कुछ फैसले कांग्रेस पार्टी लेती है आने वाले दिनों में, उन पर तमाम नेताओं की नजर बनी हुई है। क्योंकि कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा जनाधार फिलहाल बना हुआ नजर नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि निकाय चुनाव में इतनी कम सीटें उसे हासिल हुई। फिलहाल अब देखना यह कि जो बैठक बुलाई गई है, समीक्षा बैठक, इसमें क्या कुछ चर्चा होती है, किन बिंदुओं पर मंथन किया जाता है और आने वाले समय को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाती है जिसका कांग्रेस को फायदा हो सकता है। इन तमाम चीजों पर अब नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से समीक्षा बैठक बुलाई गई है निकाय चुनाव में। जिस तरह से भारी हार कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी है, बृजलाल खाबरी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह समीक्षा बैठक होगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए इस खबर पर। अनूप, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा जनाधार है ऐसा माना नहीं जाता। विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर अब जिस तरह से निकाय चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, हालांकि आगे को देखते हुए 2024 के संदर्भ में अगर समझने का प्रयास करें तो कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक हो सकती है जो निकाय चुनाव में हार पर अब समीक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी। देखिए रितेश, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है और लगातार प्रयास कर रही है। वो चाहे 2014 की बात करें या फिर 2019 की बात करें या 2017 विधानसभा की बात करें, लगातार कांग्रेस बैक फुट पे आती है। अपना जमीन जो खो चुकी है उसको पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि राहुल के बाद प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं पाई हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कर्नाटक में जो अभी जब कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आए हैं उसको लेकर मुझे लगता कांग्रेस काफी एक बार फिर से जिसमें कांग्रेस पे जान आ गई है। तो वही वजह है कि जब निकाय चुनाव में क्या कमियां रह गई, कर्नाटक चुनाव में क्या कुछ खास कर दिया, इन सब चीजों को लेकर के मुझे लगता है 2024 की तैयारी कांग्रेस जरूर कर रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस कर रही तो वहीं बीएसपी भी, समाजवादी पार्टी, सभी अपने जो पदाधिकारियों को बुलाकर तारीख तय हो चुकी है। सब पार्टियां जो हार का कारण है उसको ढूंढने का प्रयास करेंगी। लेकिन कांग्रेस का इस बार कुछ खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से परिणाम आए हैं कांग्रेस के पक्ष में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस
वेंटिलेटर पे थी, आज उठ के खड़ी हो चुकी है। जी। तो 2024 को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस अब एक नए जोश के साथ में कार्यकर्ताओं को जोश वहां पर उत्तर प्रदेश में के लोगों को किस तरीके से काम करना है, कर्नाटक का जो फीडबैक है वो उत्तर प्रदेश में छाप कैसे छोड़नी है, इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में हाल में ही निकाय चुनाव हुए हैं। क्या कमी रह गई, हार का कारण तो जरूर देखेंगे, साथ ही साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश जो पार्टी फतेह करता है उसकी दिल्ली में सरकार बनती है, ऐसा हमेशा कहा भी जाता है। और मुझे लगता क्योंकि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, अब सभी पार्टियों की निगाहें उत्तर प्रदेश में टिकी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए लिहाज से भी उत्तर प्रदेश काफी मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और लगातार 2014 से आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश की भूमिका रही है प्रधानमंत्री देने के लिए, उसके पहले भी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश बिल्कुल अनूप, यही माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में विजय हासिल करना बहुत जरूरी है अगर दिल्ली में सत्ता हासिल करनी है तो। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए तो काफी मुश्किल भरा दौर है पूरे देश में अगर देखा जाए। जरूर निश्चित तौर पर कर्नाटक में जीत के बाद और पहले हिमाचल में जिस तरह जीत हुई, पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या फॉर्मूला हो सकता है? क्या हिमाचल और कर्नाटक की तरह ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सकती है? और जो समीक्षा बैठक होने जा रही है, इसमें किन मुद्दों को लेकर चर्चा कांग्रेस पार्टी करेगी? और देखिए रितेश, उत्तर प्रदेश में हालात अगर कांग्रेस के देखे जाएं तो सबसे बड़ी जो कमी कांग्रेस में है वो संगठन की जो कमी है। संगठन कमजोर हो चुका है। सबसे पहले कांग्रेस को भी संगठन को मजबूत करना होगा, क्योंकि आपने देखा कि निकाय चुनाव में बहुत सारी ऐसी सीटें थी जिसमें कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं दे पाई थी। इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। माइक्रो लेवल पर काम करना पड़ेगा, जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करना होगा, चाहे वो सदस्यता अभियान चला करके हो या फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में उतरना पड़ेगा। आपने देखा कि कांग्रेस के साथ साथ तमाम और पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो जिनके बड़े नेता निकाय चुनाव में फील्ड पर नहीं उतरे हैं। वो भले ही छोटा चुनाव इसको मान रहे थे, लेकिन इसकी धमक जो है वो बड़ी दूर तक मुझे लगता जाने वाली है, क्योंकि 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। अब कांग्रेस इस जो पदाधिकारियों के साथ साथ सबसे बड़ी जो भूमिका अदा करने मुझे लगता है कि अपने संगठन को मजबूत करेंगे, क्योंकि आगामी जो 2024 का चुनाव है उसमें कांग्रेस कोशिश करेगी कि वो जो कर्नाटक में चुनाव है वो जीत उत्तर प्रदेश में दोहराई जा सके। लेकिन चुनौती बहुत कठिन है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के लिए भी, बीएसपी के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए इस काफी मेहनत करने की जरूरत है। काफी ज्यादा मेहनत कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी अगर उत्तर प्रदेश में उसको नतीजे अपने मन मुताबिक चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उधर गोरखनाथ मंदिर परिसर में बने 9 देवी देवताओं के नवीन मंदिरों में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में धार्मिक अनुष्ठानों के द्वितीय चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हुआ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधियारी बाग स्थित प्राचीन मानसरोवर मंदिर में विधि विधान से देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक किया और साथ ही 5 कन्याओं को जलाभर कलश सौंपकर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। ये कलश यात्रा 21 मई तक होने वाली श्रीमद् भागवत पुराण कथा ज्ञान यज्ञ और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए निकाली गई। इस अवसर पर रथ पर विराजित सभी 9 नवीन देव गिरोहों की रथ यात्रा भी निकाली गई। यात्रा के गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने यज्ञशाला में कलश स्थापना की और पंचांग पूजन भी किया। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव में बम्पर जीत को लेकर कहा कि जनता को मोदी योगी की जोड़ी पर विश्वास है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जनता को ट्रिपल इंजन का विकास देखने के लिए मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी पर विश्वास जताया है और अब हमारी सरकार लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेगी। सेवा में कोई कमी नहीं रहने देंगे। जैसे देश और प्रदेश में कमल खिल रहा है, वैसे नगरों में भी कमल की तरह पूरा खिलाने का एक निश्चय लेकर के भाजपा के जो नगर निकाय हैं उसमें हम लोग पूरी ताकत से कोशिश करेंगे। और जनता का बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की। इस बार बूथ समिति से पन्ना समिति तक पहुंचे।
यह परिणाम। इससे 2024 का रूट मैप कितना क्लियर हो जाता है अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए? 2024 का तो 2019 से ही क्लियर है कि 2024 में फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंडतम बहुमत वाली देश में सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें देने के संकल्प के साथ यहाँ पार्टी तैयारी कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता देश के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मानती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देश में भी वर्तमान में सरकार में है और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनाएगी। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भिटौरा के बालखंडी घाट में मां गंगा मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति और कैबिनेट स्वतंत्र मंत्री देव सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मां गंगा का मंदिर करीब 160 फीट ऊंचा बनेगा। कानपुर देहात जिलाधिकारी नेहा जैन के सामने एक वृद्ध रोते हुए शिकायती पत्र लेकर पहुंची तो कुछ देर के लिए माहौल भावुक हो गया। डीएम ने पीड़ित वृद्धा को गले लगाते हुए आंसू पोंछे और व्यथा सुनकर खुद भी भावुक हो गई। उन्होंने एसडीएम भोगनीपुर को शिकायत निस्तारण के लिए निर्देशित किया और पीड़ित वृद्धा से खाना पानी के लिए पूछकर भोगनीपुर सरकारी गाड़ी में भिजवाया। तो आपको बता दें कि काफी भावुक कर देने वाला पल था। दरअसल एक बुजुर्ग महिला पहुंची थी अपनी एक समस्या को लेकर, जिसका निवारण खुद मौके पर किया गया और जो डीएम थी वो खुद भावुक हो गई। डीएम ने इस दौरान बुजुर्ग महिला को गले लगाया, सांत्वना दी और साथ ही साथ उनकी जो समस्या थी उसका कहीं ना कहीं निस्तारण करने के आदेश उनकी ओर से दिए गए और इतना ही नहीं, वापस उनको सरकारी गाड़ी से भी भेजा। और जब डीएम की इस पहल पर बुजुर्ग महिला ने किस तरह से कहा, वो भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और हमारे साथ फोनलाइन पर नेहा जैन जी जुड़ गई हैं, डीएम, जिनकी तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू। नेहा जैन जी, एक तस्वीर लगातार वायरल हो रही है जिसमें आप एक बुजुर्ग महिला को गले लगा रही हैं। काफी भावुक कर देने वाला भी पल रहा था। क्या समस्या थी और किस तरह से आपने समाधान के लिए कदम उठाया? देखिए, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आज मतलब नॉर्मली जो भी हमारे जनता दर्शन में कोई भी इस टाइप से आता है तो हम लोग इसी प्रकार से ही जन सुनवाई करते हैं। आज चांस की बात है कि वहाँ पे कुछ हमारे पत्रकार साथी भी थे जिनकी बदौलत ये फोटो वायरल हो गई है। ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि फोटो वायरल हो। निश्चित तौर पर नेहा जी, हम समझ रहे हैं कि कोई मंशा नहीं थी, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें वायरल हो रही हैं लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आपकी कार्यशैली को लेकर भी काफी तारीफ यहाँ पर की जा रही है। बहुत धन्यवाद। एक बुजुर्ग महिला आई थी जो बहुत अच्छी मतलब स्वाभिमानी लेडी थी, जिससे मुझे लगता है कि हम लोग हर कोई कुछ ना कुछ सीख सकते हैं लाइफ में। क्योंकि वो 77 साल की थी और वो खुद अपने साधन से पैदल चल के आई थी और उनको हम लोग ने पानी पूछा और खाने के लिए पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं बिटिया, मैं अपना पानी और अपनी 2 रोटी लेके आई हूँ कि देर लग जाएगी। और मैंने उनको बोला, उनको कुछ दिक्कत ये थी कि उनकी जो जमीन है उसमें उनका बच्चा जो है वो उसको मतलब नहीं दे रहा था, हक नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा लाओ अपने बेटे का नंबर दो तो मैं उनसे बात करती हूँ। तो बोले नहीं नहीं, वो तो मेरा बेटा है। तो मतलब इतना किसी से अपने बच्चे से प्रताड़ित होने के बावजूद भी वो उसके खिलाफ कुछ बुरा नहीं चाह रही थी। आई थिंक कल मदर्स डे भी था तो इट वाज द हार्ट ऑफ अ मदर। आई थिंक जो उसका बेटा उसके लिए कुछ अच्छा नहीं भी कर रहा है तो भी उनको कोई मलाल नहीं अपने मन में। और मुझे नंबर नहीं दिया उन्होंने अपने बेटे का, बस वो बोली कि ये एक और थोड़ी सी जमीन बची है, इस पे मेरा नाम आ जाए तो मुझे इसमें कुछ मैं घर बना लूंगी, इस तरह से करके। जी, एक और सवाल मेरा जी। हाँ, हमने उनसे ये भी बोला कि हम आपको माता जी वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वहाँ पे आपको पूरी सरकार की सुविधाएं मिलेगी। तो शी सेड कि नहीं, मुझे किसी का कर्ज नहीं लेना है। तो मुझे लगता है कि एक बुजुर्ग महिला हम लोग को काफी कुछ सिखा के जा रही है, जो वैल्यूज आजकल मिलती हैं। जी।
नेहा जी, प्रशासन में बैठे अधिकारियों के लिए कितना जरूरी हो जाता है जब इस तरह से पर्सनल टच किसी भी शिकायतकर्ता को मिले, किसी पीड़ित को मिले, और खास तौर पर बुजुर्ग महिला तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं, कितना जरूरी हो जाता है इस तरह से जो पर्सनल टच जिस तरह से आपने दिया है, काफी भावुक कर देने वाला पल नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। एक्चुअली अगर आपने एप्लीकेशन देखा होगा उनका, तो उन्होंने शुरुआत ही करी थी, मेरी प्यारी बिटिया डीएम, इस तरह से करके उन्होंने शुरुआत ही ऐसी करी थी। तो उनका जो पत्र ही था वो अपने आप में, मतलब मेरे को 2 बार मैंने पढ़ा जी। तो उस तरह से करके हुआ कि वो अपने आप में इतना भावुक कर देने वाला पत्र था। और मैंने पूछा उनसे, माता जी ये पत्र लिखा किसने है? तो उन्होंने बोला कि ये तो बिटिया मैंने लिखा है, मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ पर मुझे नॉलेज बहुत है। और 77 साल की उम्र में भी इतना सुंदर लेखन था उनका, और 5वीं तक पढ़ी हुई महिला इतना अच्छा लिख रही है और इतने अच्छे वैल्यू सिस्टम है। आई थिंक हमारे सोसाइटी के लिए बहुत कुछ सिखा के जाती है हमें। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से पूरा जो तस्वीरें हैं वायरल हुई हैं और काफी ज्यादा तारीफ यहां पर की जा रही है डीएम की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में 287.36 करोड़ रुपए की 102 योजनाओं का शिलान्यास किया और 67.91 करोड़ की 11 योजनाओं का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी जिला कार्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री के आह्वान पर जिस नव भारत के निर्माण में यज्ञ का आयोजन किया गया, हमारा देश आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर चुका है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के कुशल और ऊर्जावान नेतृत्व में देश में अमृत युग प्रारंभ हो चुका है। और हमारे यहाँ विचारधारा और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़े पार्टी के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व के अंदर फहरा रही है, तो इसके पीछे अगर किसी का परिश्रम है, किसी का समर्पण है, श्रद्धा और विश्वास है, तो हमारे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत का परिणाम है कि आज हम जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वही आज विश्व का सब। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए डॉक्टरों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेज में 171 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है और इसके अलावा 2025 तक मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है और अस्पतालों के महत्वपूर्ण पद जैसे लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के 350 पदों पर जल्दी भर्ती की जाएगी। 171 जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भेजे हैं। आज सरकार की ओर से सबको बधाई दे रहा हूं उनको कि अब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत नहीं रहेगी। अभी हम एसोसिएट प्रोफेसरों के भी पद निकाल दिए हैं और प्रोफेसरों के भी जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है और बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अभी 3000 नर्सिंग स्टाफ भी हम रख रहे हैं और वो वर्षवार रखे जाएंगे सभी। अभी हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जितने लैब टेक्नीशियन हैं, एक्सरे टेक्नीशियन हैं, ओटी टेक्नीशियन हैं, इनके भी लगभग 350 पदों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं ताकि जितने भी हमारे एमबीबीएस के बच्चे हैं उनको फैकल्टी की दिक्कत बिल्कुल न रहे। और बहुत जल्दी यहाँ के ऑडिटोरियम का अब उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे अजय भट्ट जी और मैं खुद यहाँ आने वाले हैं और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बन गया हमारा, उसका भी बहुत जल्दी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। 30 मई को केंद्र सरकार के कार्यकाल को 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 9 सालों में सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार अभियान चला रही है, जिसके तहत आगामी 30 मई से 30 जून तक पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 51 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
इसी में एक जनसभा उत्तराखंड में भी है और इसको लेकर कांग्रेस ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा, पीएम मोदी के कार्यकाल को 9 साल हो रहे हैं। जब वो उत्तराखंड में आएंगे तो कम से कम ये बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य के लिए क्या काम किया। देखिए, 9 साल की उपलब्धि में हमारा तो केवल इतना कहना है कि मोदी जी ने जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे, उन गांवों की क्या प्रगति है, उन गांवों का क्या रिपोर्ट कार्ड है। अगर सरकार उसी को सामने रख दे तो हम समझेंगे कि उन्होंने बहुत कुछ विकास यहाँ पर किया है। ये केवल नारेबाजी करते हैं और केवल ये इवेंट मैनेजर की तरह काम करते हैं और धरातल में कहीं कोई काम नहीं किया। बड़ी जोर शोर से इन्होंने कहा था कि सांसद गांव गोद लेंगे, आदर्श